अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, आणविक संरचना, जल अपघटन एवं कार्य के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब आपसे कह रहा है बेटा कि प्रोटीन को आपको वर्गीकृत करना है। प्रोटीन को आपको क्या करना है बेटा, वर्गीकृत करना है। किसके किसके आधार पर? आणविक संरचना के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर और कार्य के आधार पर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। अब हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण कर रहे हैं, पर किसके आधार पर बेटा? आणविक संरचना के आधार पर। तो इस आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला होता है बेटा फाइब्रस प्रोटीन, या इसी का नाम होता है रेशेदार प्रोटीन। पहली होती है बेटा फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा होती है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन या गोलिकाकार प्रोटीन। तो आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को हमने दो भागों में बांट रखा है बेटा। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को हमने कितने भागों में बांट रखा है बेटा? दो भागों में बांट रखा है। पहला है रेशेदार प्रोटीन, या इसी का नाम है फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा होता है गोलिकाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये हमारी पहली संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं। तो देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है बेटा। रेशेदार प्रोटीन के अणु लंबे धागे के समान होते हैं। जो आपके रेशेदार प्रोटीन होती है, इसके अणु लंबे धागे के समान होती है, जो अगल बगल स्थित, ये अगल है, अगल बगल स्थित होकर रेशे बनाते हैं। तो याद रखना बेटा कि रेशेदार प्रोटीन में अणु लंबे धागे के समान होते हैं। इसमें जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? धागे के समान होते हैं। ये अगल बगल स्थित होकर रेशे बना लेते हैं। कुछ स्थान पर ये अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंधों द्वारा भी जुड़े रहते हैं। और ये जो अगल बगल जुड़कर रेशे बनाते हैं, ये रेशे कुछ स्थानों पर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। और जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये जल में अभिलेय होती है। इस बात को भी याद रखना कि जो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होती है, जल में क्या होती है बेटा? अभिलेय होती है। जल में क्या होती है? अभिलेय होती है। उदाहरण के लिए बात करें बेटा, केरेटिन फाइब्रस प्रोटीन के रूप में त्वचा, बाल, नाखून में पाए जाते हैं। जो केरेटिन फाइब्रस प्रोटीन होती है, या केरेटिन जो रेशेदार प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन, ये त्वचा में, बाल में, नाखून में आदि में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड बेटा गोलिकाकार प्रोटीन की। अब हम लोग बात करते हैं बेटा गोलिकाकार प्रोटीन की। गोलिकाकार प्रोटीन क्या होती है? तो देखिए इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर इस प्रकार घूम जाती है जिससे पूरे प्रोटीन अणु का आकार गोलाकार हो जाता है। तो जो गोलिकाकार प्रोटीन होती है, इसमें क्या होती है? प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है। कौन सी श्रृंखला बेटा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये स्वयं के चारों ओर, अपने ही चारों ओर इस तरह से मुड़ जाती है, घूम जाती है कि जो प्रोटीन का पूरा अणु है एक श्रृंखला के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? श्रृंखला के समान हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। श्रृंखला का घूमना इस प्रकार से होता है कि लियोफिलिक भाग अंदर की ओर, कि जो आपका लियोफिलिक भाग है वो कहां हो जाए बेटा? अंदर की ओर, तथा हाइड्रोफिलिक भाग बाहर की ओर स्थिर हो जाता है। जो हाइड्रोफिलिक भाग होता है वो किधर स्थित हो जाता है बेटा? बाहर की ओर स्थिर हो जाता है। यह प्रोटीन जल में विलय होती है। देखिए गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलय होती है, रेशेदार प्रोटीन जल में अविलय होती है। उदाहरण के लिए रुधिर प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबिन्स, जो आपकी रुधिर प्लाज्मा होती है उसमें होता है इम्यूनोग्लोबिन्स, ये आपका यह हीमोग्लोबिन्स जिसको बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम होता है बेटा हीमोग्लोबिन्स। मैं लिख दे रहा हूं हीमोग्लोबिन्स। ये रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है हीमोग्लोबिन्स। तो याद रखना बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है रुधिर प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ये एक गोलिकाकार प्रोटीन होती है। अब हम चलते हैं, ये तो पहला वर्गीकरण हो गया बेटा आणविक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? आणविक संरचना के आधार पर। अब हमको प्रोटीन का वर्गीकरण करना है जल अपघटन के आधार पर। बेटा किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। अब हमको प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, पर किसके आधार पर करना है? जल अपघटन के आधार पर। तो देखिए जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को हमने तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बेटा? तीन भागों में। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जल अपघटन के आधार पर जो हमारी प्रोटीन है बेटा वो तीन प्रकार की होती है, या तो वो सरल प्रोटीन होगी, या तो संयुक्त प्रोटीन होगी, या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन होगी। अब हम बात करते हैं सरल प्रोटीन की, कि सरल प्रोटीन किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे प्रोटीन जिनमें जल अपघटन करने पर हमें सिर्फ एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, साथ में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। सरल प्रोटीन क्या है बेटा? ऐसी प्रोटीन जिनका जब हम जल अपघटन कराते हैं, जिनका हम लोग क्या कराते हैं बेटा? जल अपघटन, तो हमें सिर्फ वहां से एमिनो अम्ल मिले, वहां से सिर्फ क्या मिले बेटा? एमिनो अम्ल मिले, कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता। तो इस प्रकार की प्रोटीन को सरल प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे अंडे का सफेद भाग जिसको एब्यूलिन कहते हैं, रक्त में ग्लोबिन्स हो गया, त्वचा में केलोजन हो गया,
बाल या नाखून में केरोटीन हो गया, ये सब आपके सरल प्रोटीन होते हैं। सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो जल अपघटन कराने पर सिर्फ एमिनो अम्ल देंगे, कोई अन्य अम्ल नहीं देंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं बेटा संयुक्त प्रोटीन की, कि संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं। तो देखिए संयुक्त प्रोटीन क्या होती है बेटा, ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन करने पर अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ एक ऐसा अणु भी देते हैं जो एमिनो अम्ल नहीं होता, अर्थात अप्रोटीन भाग होता है। तो ऐसे प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिनका जल अपघटन कराएंगे तो वहां से अल्फा एमिनो अम्ल तो हमको मिलेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल तो मिलेंगे, पर साथ में अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ कोई ऐसा भी अणु मिलेगा जो एमिनो अम्ल नहीं होगा, यानी कि अप्रोटोनिक भाग होगा। कैसा भाग होगा बेटा, अप्रोटोनिक भाग होगा। ठीक है, अप्रोटोनिक भाग को प्रोस्थेटिक समूह भी कहते हैं। और याद रखना बेटा कि जो अप्रोटोनिक भाग है, जो अप्रोटीन भाग है, इसको प्रोटेस्टिक समूह भी कहा जाता है। यह समूह प्रोटीन की जैव प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और यह भाग जो होता है, जो अप्रोटीनीकृत भाग होता है, ये प्रोटीन की जैव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस समूह को अलग कर देने से इसकी क्रिया करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और अगर इस अप्रोटोनिक भाग को हमने प्रोटीन से अलग कर दिया तो प्रोटीन के क्रिया करने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रोटीन को संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। ये संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो म्यूकस प्रोटीन, रक्त प्लाज्मा प्रोटीन, केसिन, ये दूध प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियंस में आदि, ये सब आपकी प्रोटीन जो होती है, ये सब कैसी होती है बेटा, संयुक्त प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है बेटा, संयुक्त प्रोटीन होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रोटीन जो कि व्युत्पन्न प्रोटीन है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा तीसरी प्रोटीन की जो कि आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन मानी जाती है। तो देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, वे प्रोटीन जो सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल या क्षार या एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन कराने से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना बेटा व्युत्पन्न प्रोटीन किन्हें कहते हैं, ऐसी प्रोटीन जो सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल या क्षार या एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन कराने से प्राप्त होते हैं। तो ऐसी प्रोटीन जो सरल प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन का अम्लीय अथवा क्षारीय या एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने से बनती है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा व्युत्पन्न प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम बेटा, व्युत्पन्न प्रोटीन। उदाहरण के लिए प्रोटीओस, पेप्टोन आदि, ये दो वर्गीकरण हो गए। अब तीसरी तरह से हमको प्रोटीन को वर्गीकरण करना है बेटा कार्य के आधार पर। तो याद रखना बेटा कार्य के आधार पर प्रोटीन को 7 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर प्रोटीन को हमने कितने भागों में बांटा है बेटा, 7 भागों में बांटा है। कार्य के आधार पर प्रोटीन को 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बेटा, एंजाइम प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, भंडारण प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, रक्षात्मक प्रोटीन। तो कार्य के आधार पर प्रोटीन हमारे पास 7 प्रकार की होती हैं। अब इन सबको एक एक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बेटा एंजाइम प्रोटीन की। एंजाइम प्रोटीन क्या होता है, तो देखिए वे प्रोटीन जो शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। ऐसी प्रोटीन जो शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं उनको हम लोग एंजाइम प्रोटीन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, एंजाइम प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया आदि। ठीक है, अब दूसरी प्रोटीन होती है हमारे पास बेटा रक्षात्मक प्रोटीन। दूसरी कौन सी होती है बेटा, संरचनात्मक प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो कोशिका तथा ऊतकों की संरचना तथा मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसी प्रोटीन जो कोशिका तथा ऊतकों की संरचनात्मक या संरचना या मजबूती प्रदान कराते हैं, उन प्रोटीनों को संरचनात्मक प्रोटीन कहा जाता है। उदाहरण के लिए केरोटीन, ये बाल या नाखून में पाया जाता है। केलोजन, ये त्वचा या हड्डियों में पाया जाता है। अब तीसरी प्रोटीन होती है बेटा परिवहन प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन कौन सी है बेटा, परिवहन प्रोटीन। कि परिवहन प्रोटीन किसे कहते हैं, तो देखिए वे प्रोटीन शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कराती हैं। परिवहन प्रोटीन का काम क्या है कि जो शरीर में विभिन्न पदार्थ हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इनमें उदाहरण में आता है हीमोग्लोबिन, एम्बुलिन आदि, ये सब आपकी परिवहन प्रोटीन होती हैं। अगली प्रोटीन है बेटा भंडारण प्रोटीन। तो अगर हम बात करें भंडारण प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन भोजन तथा धातुओं का भंडारण करती है। ये प्रोटीन का काम क्या है बेटा, भंडारण प्रोटीन का काम है भोजन तथा धातुओं का भंडारण करना। उदाहरण के लिए फेरिटीन, केसीन आदि, फेरिटीन, केसीन आदि। अब आते हैं हम लोग बेटा संकुचन प्रोटीन में। तो संकुचन प्रोटीन किसको कहते हैं, ऐसी प्रोटीन
मांसपेशियों की गति और संकुचन में सहायता प्रदान करती है। ये प्रोटीन क्या है बेटा? मांसपेशियों को गति देने में तथा संकुचन में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सब हो गया। अगला है हार्मोनल प्रोटीन। अगला कौन सा है बेटा? हार्मोनल प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं हार्मोनल प्रोटीन किसे कहते हैं, तो ये प्रोटीन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ये प्रोटीन क्या करती है बेटा? शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, ये सब आपकी हार्मोनल प्रोटीन कहलाती है। ये सब कौन सी प्रोटीन बेटा? हार्मोनल प्रोटीन है। अगला है रक्षात्मक प्रोटीन। ये लास्ट है बेटा। ये प्रोटीन शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान कराती है। ये प्रोटीन का काम है कि शरीर में जो होने वाले रोग हैं उनसे रक्षा करना। उदाहरण के एंटीबॉडी हो गया, फाइब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन जो होते हैं रक्षात्मक प्रोटीन होती है। अब हम बात करते हैं बेटा